सर ये ना एक आपसे एक छोटा सा राउंड है। छोटे छोटे से आपने बताना है कोई पसंदीदा शख्सियत या पसंदीदा खाना या इस तरह की चीज़ें होंगी। अच्छा, आपकी जो पसंदीदा शख्सियत कौन सी है ओवरऑल? पूरी दुनिया में हाँ जी। मेरे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका पसंदीदा राइटर कौन सा है और क्यों है? मेरा पसंदीदा राइटर जो है वो खलील जिब्रान है। क्यों है? इसलिए कि वो हक़ाइक़ बयान करता है और बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है। ठीक है। आपकी फेवरेट फूड? मेरी फेवरेट फूड जो है जो सामने आ जाए उसी को फेवरेट समझ के खा ले। अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म? मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म जो है वो ये आदम है। अच्छा, उसके बाद वहशी जट है। ठीक है। उसके बाद काले चोर है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी कोई हॉबी नहीं, मेरी हॉबी ये है कि मैं लिखता रहूं। अच्छा। और लिखने के बाद मेरा एक दूसरी हॉबी ये है कि मेरे पास कोई आदमी आ जाए, बैठ जाए, तो मैं उनके साथ गप्पे लगाऊं। आपको अच्छा लगता है कि वो आपके पास आए या आपके पास आके गप्पे लगा सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल आ सकते हैं। हमें इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, संतोष से लेकर शान तक और सबीहा से साहिबा तक किसकी अदाकारी जो है वो ज़्यादा पसंद आई? और क्या अफजाल अहमद साहब से बढ़कर कोई ज़्यादा वर्सटाइल एक्टर नज़र आया? मुझे मर्दों में टॉप पे जो एक्टर मेरा पसंदीदा था वो अजमल ख़ान था। अच्छा, वाह। उसके बाद जो एक्टर मुझे पसंद था वो अलाउद्दीन थे। अच्छा, उसके बाद जो पसंद था वो तालिश थे। वाह। उसके बाद जो मुझे पसंद है वो अफजाल अहमद है। सही है। लास्ट में मेरे जो पसंदीदा है वो सुल्तान राय है। और सबीहा से साहिबा तक जो कोई फीमेल एक्ट्रेस? फीमेल एक्ट्रेस में मुझे टॉप पे जो लड़की पसंद है परफॉर्मेंस के लिहाज से वो बाबरा शरीफ है। उसके बाद जो लड़की मुझे पसंद है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आसिया बेगम थी। सुल्तान राही साहब के साथ आपने बड़ा टाइम गुजारा। सुल्तान राही साहब का पहला तासुर आप पर क्या था? मैं बड़ी आपको हैरत की बात बताऊँ कि मैंने एक सीन लिखा तो वो थोड़ी देर बाद मेरे पास असिस्टेंट आ गया, जी आपको ना वो आगा साहब बुला रहे हैं। मैं गया तो आगे अस्करी साहब मिले। मैंने कहा जी क्यों बुलाया? कहता है यार इतना ड्रामे का सीन है। मैं सोचता था, तुम्हें बताया भी था कि भरपूर सीन लिखना। तो एक तरफ विलन बैठे हैं 8-10, एक तरफ सुल्तान राय है, एक तरफ उसका दोस्त अफजाल अहमद है, ये वैशी जट के सीन की बात। एक तरफ कानून है। तो आपने 4 सीन 4 मकालमे लिख कर भेज दिए। अच्छा। मैंने कही फिर क्या? तो वो आगा साहब ने पढ़ा है तो उन्होंने कहा है कि पहले राइटर ने बुलाओ ना जिसने ये सीन लिखा। तो पहला जो तसर मेरे ऊपर हुआ वो ये हुआ कि ये जो एक्टर है मुझे शायद कट करवा देगा आज। अच्छा। क्योंकि मेरे डायलॉग उसको पसंद नहीं आए। तो यही सोचता सोचता मैं गया और जब मैं एएम पहुंचा, लक्ष्मी चौक से चला था एएम, तो इस दौरान मैंने अपने आप में को तैयार कर लिया कि मेरा सिर्फ कहानी का टाइटल आएगा, डायलॉग नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। अच्छा। मैंने सीन नहीं बदलना। आगे जब गया तो वो सैन में बैठे हुए थे सुल्तान राय से, वल्लाह उनको जन्नत नसीब करो, इलियास कश्मीरी, हक नवाज, ये 10-12 फाइटर, कैमरा मैन, असिस्टेंट वगैरह, और एक लड़की भी बैठी थी वो आसिया बेगम भी थी। तो वो यूँ कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने पैंट शर्ट और वो हैट पहना हुआ था, वो उनका शौक़ था। मैं गया तो कांपती टांगों के साथ और धड़कते दिल के साथ मैंने सलाम किया। तो मुझे देखा तो अस्कर साहब कहते जी ए नासिर अदीब। अच्छा 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 माशाल्लाह तुसी नासिर अदीब हो? मैं क्या जी अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़े लिखे हो खैर नाल या अनपढ़ हो? मैं क्या जी मैं डबल एम ए की। अच्छा इलियास जी डबल एम ए राइटर जे, वाह जी वाह वाह सुभान अल्लाह। अब मुझे फील हुआ मेरा मजाक उड़ा रहे। मैंने कहा सर बात यह है आपको मेरा सीन पसंद नहीं है, कोई बात नहीं आप किसी और से लिखवा लें। वो कहता मैंने पहले दस सज्जे हाथ नाल लिखते खब्बे हाथ नाल। मैं कि जी सज्जे हाथ नाल। अच्छा 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 हाथ विखाना ज़रा। अब मैंने हाथ आगे नहीं किया। मैं क्या आगा साहब आप मुझे इस तरह जलील ना करें। और को हाथे विखा यार, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया। मैं हाथ अगे करता, वो हाथ फड़ के तो मेरे हाथ में चुम्या। चुम्मन तो बाद मैंने सीने ना लाया तो हाले भी मैं यही समझना कि मजाक है। अच्छा। तो सीने ला के अलग किया तो अस्करी साहब नूं हसनी कहते सन प्यार नाल। कहते ने हसनी अगर चाहना ने सारी जिंदगी सुपर हिट रवे इस राइटर नूं ना छड्डी। मैं 150 फिल्मां च काम किया है। इन्नी वड्डी सिचुएशन 3 या 4 फिक्र च मैं जिंदगी च पहली बारी सुनी। सुल्तान राही साहब की खूबियाँ क्या क्या थी?
सुल्तान राय में एक ही खूबी थी जो मैंने देखा कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी इंसान को जहनी, दिली, जिस्मानी, माली तकलीफ पहुँचे। अच्छा, सखी बादशाह से द लेजेंड ऑफ मौला जट तक का सफ़र आपने कैसे गुजारा? सखी बादशाह के बाद जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी, सुल्तान राय के मरने के बाद आपको पता है वो एक छत थी हमारी, वो गिर गई और तमाम डायरेक्टर, राइटर, एक्टर उस मलबे के नीचे दब गए। कुछ तो मर गए, जो उस मलबे से ज़िंदा बचे उनमें एक मैं भी था और भी कुछ लोग थे। वो हम सर निकाल के फिर हम उस खंडर में फिरते रहे और वो सुल्तान राय को लगने वाली एक गोली से, जैसे मैंने कहा था कि 18 आदमी कत्ल हुए, तो वो बाकी कत्ल हो गए थे। इंडस्ट्री जवाल की तरफ चली गई तो मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। मैंने बुक लिखी, अपना वक्त इस तरीके से गुजारा, मुतालिया किया, कभी कुछ पढ़ा कभी कुछ पढ़ा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिल गया, वहाँ मैं मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के बारे में, हाँ 2 साल मैंने लेक्चर दिए। तो लेक्चर के दौरान ही मुझे लेजेंड ऑफ मौला जट साइन हो गई। आपकी यूनिवर्सिटी की मोहब्बत के बाद आपने मौजूदा मोहब्बत को बैडमिंटन खेलते हुए देखा? नहीं, मैंने जो मोहब्बत बैडमिंटन वाली, वो तो मैं उस वक्त वैशी जट का राइटर था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता ही नहीं था। तो यूनिवर्सिटी में जब आया तो यूनिवर्सिटी में मुझे मोहब्बत कहाँ मिली, आप ये सुनकर हैरान होंगे, मुझे आज से लेकर, बचपन से लेकर आज तक मोहब्बत मिली ही नहीं। मोहब्बत क्या होती है? वो जो मोहब्बत मैं लोगों में देखता हूँ वो मुझे नहीं मिली कि एक लड़की का आई लव यू, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, मैं ये नहीं, या मुझे मिलने आ रही है, मुझे बार बार मजबूर कर रही हो कि मुझे मिलो, ऐसा नहीं। और ये मेरा दुख भी है। और ये जो मेरा दुख है ये मेरी फिल्मों में आपको नज़र आएगा। एक दफ़ा मेरे से एक आदमी ने सवाल किया, आप जैसा कोई एंकर था शरारती, कहने लगा यार साहब ये क्या बात, आपकी हर फिल्म में हम देखते हैं हीरो आगे आगे होता है, हीरोइन बेचारी पीछे पीछे फिर रही होती है, वो इधर से डांस कर देती है, वो मुंह इधर कर लेता है। तो मैंने उसे कहा था कि यार सारी ज़िंदगी मैंने इस लड़की को तलाश किया जो मेरे से मोहब्बत करे, लेकिन लड़की कभी इधर चली गई, कभी दूर चली गई, कभी मुंह फेर लिया। मैंने इंतकाम ये लिया कि सुल्तान राय खुद बन गया, अब वो मेरे पीछे आती है, मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। मैंने जो आपको यूनिवर्सिटी का हवाला दिया ना, मैंने आपको वो यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, वो भी देखें, उसने मुझे यकीन, पहली लड़की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया था। नहीं, मुझे यकीन हो गया था उसके एक्शन से कि ये मेरे से इश्क करती है, और इतना इश्क करती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मैं बड़ा खुश कि ज़िंदगी में कमाल लड़की मिली और कमाल प्यार मिला। मेरे जो इलेक्शन लड़वाया, पैसे खर्च किए यार, उस दौर में, जिस दौर में आप यकीन करें कि मेरी तनख्वाह 188 रुपये थी, उसमें 100 रुपये मैं बचाता भी था। इतनी सस्ता भी ज़माना भी था उस दौर में। उसने हज़ारों मेरे इलेक्शन लड़वाने पे खर्च किए, और जब मैं जीत गया तो मैं हार गया। फिर पता चला कि उसने ये इलेक्शन जो है अब अपने महबूब के ख़िलाफ़ मुझे खड़ा किया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ हो। वो महबूब उसको फिर पक्का पक्का मिल गया कि नहीं? देखें, जो मुझे ना मिली, जिसने मुझे ठुकराया, उसको महबूब कैसे मिल सकता था? मेरी हाँ पड़ गई उससे। क्या जड़ी मेरी नहीं तो किसी दिन ही होएगी। पंजाबी सकाफत क्या है, रवायात क्या है, और अपनी ज़ुबान की क्या अहमियत है? पंजाबी सकाफत जो है ना, वो गैरत, अनख, अना, जुरत, ठीक है, ये पंजाब दा कल्चर है। ठीक हो गया। जिहड़ी अपनी ज़ुबान है वो दी मिसाल मैं ये देंगा कि जिस तरह आपको एक माँ के रिश्ते का एहतराम होता है, जो माँ की मोहब्बत होती है आपके दिल से सारी ज़िंदगी नहीं निकलती, जो मादरी ज़ुबान होती है, जो अपनी ज़ुबान होती है, वो चूँकि हमारी अपनी मिट्टी की ज़ुबान होती है, लिहाजा वो भी सारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ होती है। अच्छा सर, वालिदैन की इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और आज के दौर में नौजवानों को अपने वालिदैन के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? मुझे ये बताएं, अगर एक वहशी जानवर का आप रस्सी खोल दें तो वो क्या करेगा? भागेगा, कभी आपकी फसल में, कभी मेरी फसल में, और उसको आखिरकार कोई पकड़ के ज़बह कर देगा, या फिर हमेशा के लिए अपने साथ हाथ में अपने खुरली पर बांध लेगा। वालिदैन के बगैर इंसान, वो एक जुमला आपको सुनाता हूँ, डायलॉग लिखा था वो काफ़ी इस जवाब देने के लिए कि अल्लाह की जन्नत से निकला हुआ फरिश्ता शैतान बन जाता है, और माँ की जन्नत छोड़कर जाने वाला बेरारा हो जाता है। नई नस्ल आज वालिदैन से नहीं, हर रिश्ते से दूर हो गई है। मैं अक्सर किसी घर में जाता हूँ तो वहाँ मैं ये मंजर देखता हूँ कि सलाम करता हूँ तो वालेकुम सलाम कहने के बाद उसने मोबाइल पकड़ा होता है, वो उस पर लग जाता है। ये भी मैंने देखा है कि एक बच्चा रो रहा है और माँ मोबाइल पे ड्रामा देख रही है या कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम लगाया हुआ है,
तो औलाद ने या नई नस्ल ने ये समझ लिया, कोई भी मसला होता है वो गूगल खोल लेते हैं। हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती, मालूमात मिलती है, माँ नहीं मिलती। अच्छा सर, मैंने कहीं ये जुमला सुना कि दुआ करवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। आपने माँ के साथ या माँ के सामने क्या ऐसा अमल किया कि उनके मुंह से ऐसी बेसाख्ता दुआ निकली कि लाहौर लंघ वजा जिन्नी देर रहेंगा बादशाहत करेंगे? पहली बात तो यह है कि आपने ये जुमला सुना, दुआ करवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। आजकल तो लोग दुआ करवाते ही हैं, लेते नहीं हैं। आजकल तो मैंने देखा अपने माँ बाप की लिए बख्शिश की दुआ भी कहते हैं, किसी मौलवी को बुला लो। मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिसके कि वो खुश हो जाती या तो मुझे दुआ देती। मुझे इतना याद है, मैं मायूस होकर जब गया तो मैं उनके सामने धाड़े मार मार कर रोया था कि आप कहती थी कि जब तक तू जुमेगा तो बादशाही करेगा। तो मैं क्या, मैंने तो उत्थे कुत्ते की इन्नी वैल्यू नहीं है, तो तू मेरे झूठ बोलती रही है। ये रोया था और ये मैंने ताना दिया था। तो मेरी माँ ने फिर सहरी के वक्त उठ के मुझे कहा था, जा पुत्र लाहौर लाग वंज। जुमला उनका ऐसी कि जा पुत्र लाहौर लाग वंज, मैंने तो नहीं पता तू के बनना चाहना है, तू जो भी बनना चाहना एक दिन अपने कन्न नाल सुन से कि माँ यहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जम्मेगी। 5 दिन पहले ये कैवरी ग्राउंड के इशारे पर मैं खड़ा था, रात का टाइम था, तो मैं सिगरेट पी रहा था। तो एकदम मेरे कानों में आवाज़ आई, ये है जिसने वो लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी। तो देखा वो अपनी वाइफ को बता रहा था, तो वो भी मुझे देखने लगी, मैंने उनको सलूट किया। तो ये उसकी रहमत है। अच्छा, बाज़ का ये भी होता है कि अगर आप एक नाउन पर्सन है ना, तो कोई 2-3 बंदे देखने वाले हैं ना, एक को पता भी होता है तो वो शक में भी होता है, दूसरा भी देख रहा होता है तो एक दूसरे को बता रहे होते हैं ये वही है, तो वो कहते हैं नहीं यार वो नहीं है। तो वो देख भी रहे होते हैं। बाज़ का ऐसी ही सिचुएशन भी इंसान की हो जाती है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। 84 की बात है, उस वक्त ये आम चीज़ नहीं थी, हम रेडियो पर ज़्यादा गुजारा होता था हमारा। तो एक आदमी मुल्तान से मुझे देखने आया था, 81 की बात है, शेर खां में रिलीज हुई, चंद वरिया में इकट्ठी दोनों फिल्में मौला जट के बाद लगी, सुपर हिट हुई। तो वो स्पेशल मुझे देखने के लिए आया। और जब उसे मेरे पास आया तो मैं बैठा हुआ था ऐसे, तो मेरी शेप बड़ी हुई थी, मैं सोफे पर बैठा हुआ था, तो अकेले ही था। तो मुझे कहते जी मैं नासिरुद्दीन साहब नूं मिलना है। मैं कहा जी हुक्म करो। कहते मैं नासिरुद्दीन साहब नूं मिलना है, बड़ा लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी। मैं कहा जनाब तुसी हुक्म करो कि नासिरुद्दीन नूं मिलना है। कहता तेरा मेरा मजाक है। मैं कहा नहीं, मैं तेरे को पूछा नासिरुद्दीन नूं मिलना, तू कहना हुक्म करो। मैं क्या, वो बाहर चला गया। बाहर ऐसे हाफिज साहब बैठे हुए थे। अब वो मैं पहले आवाज़ सुनी थी कि वो मुझे मिलने के लिए आए। तो ऐसे हाफिज साहब से कहता जी तुसी मैनू क्या नासिरुद्दीन साहब अंदर बैठे ने? तो कहता अंदर नहीं है। कहते नहीं अंदर एक चामा जा मुंडा बैठा है। कहता अच्छा। वो अंदर आए, अंदर आकर मुझे कहते हैं यार यही तो है नासिरुद्दीन साहब। आप यकीन करो जैसे फिर पंजाब वो हमारी फिल्म में होता है ना, सख्ता हो जाता है, बैंग ढम ढम ढम, वो ये उसकी हालत होगी। मैं उठा, मैं आगे हाथ बढ़ाया, उसने मुझे हाथ पकड़ के ना तो सीने से लगाया, लगा के कहता है ए बड़ा शरीफ आदमी जिन्हें किया नासिरुद्दीन तू है। वैसे नासिरुद्दीन मेरी तेरे से गल कोई नहीं। हमारी फिल्मी तारीख में कॉमेडी की बहुत अहमियत रही, जैसे मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना साहब, रंगीला साहब, अली एजाज साहब, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि उस दौर में क्या आपको कॉमेडी मूवीज़ लिखने की ऑफ़र हुई? ये सारे बहुत हंसाते थे हम लोगों को और बड़ा अच्छा हंसाते थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी उनकी। लेकिन वो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हर आदमी के कंधे पर एक कही कहानी का बोझ होता है। तो इन कॉमेडियन को जब मैंने अंदर से टटोला तो ये मेरे से ज़्यादा दुखी थे। तो उन्होंने अपने आप को हंसाना, लोगों को हंसाना शुरू किया, बहुत अच्छा किया। मुझे तो ऑफ़र इसलिए नहीं हुई कॉमेडी फिल्म लिखने की भाईजान कि मेरी पहली लगी फिल्म वैशी जट सुपर हिट, तूफ़ान सुपर हिट, जग्गा गुजर सुपर हिट, लाहौरी बादशाह सुपर हिट, राजू राकट सुपर हिट। तो मुझे तो लोगों ने इधर ही लगा लिया, मैं फिर यही लिखता रहा। जैसा लाहौर और कराची का क्या मसला है? देखें जी, ये लाहौर और कराची की बात जो ये डिफरेंस है, एक तो मैं इसको नहीं मानता। मसलन कराची कोई अलग नहीं है, वो भी हमारा है। लाहौर उनसे अलग नहीं है, लाहौर उनका है। लेकिन ये अगर कंपटीशन के लिए इस्तेमाल हो कि हम कराची वाले यानी फ़िल्म अच्छी बनाएं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लाहौर वाले भी यही कि हम उनसे अच्छी बनाएं। इस कंपटीशन का मतलब फ़ायदा ये होगा कि अच्छी फिल्में बनेगी। और अगर मुखालफत बराए मुखालफत के लिए है तो ये फ़िरका वारियत है। धर्मेंद्र साहब ने आपको बुलाया, इतनी इज्जत दी, घातक, घायल जैसी फिल्में आपने उनके लिए लिखी,
लेकिन उन्होंने आपको क्रेडिट नहीं दिया। वो दौर ऐसा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और दोनों मुल्कों के कि आप देखें कि वहाँ एक वक्त आया कि उन्होंने इतना किया कि नदीम साहब भी भाग के आ गए, संगीता की बहन गई थी वो भी भाग के आई। तो वो दौर था कि वो नाम नहीं देते थे। लेकिन अब जो है, अब मैं ये लिख के आया हूँ द रिटर्न ऑफ जूनो जट मोड, तो वो उन्होंने पब्लिसिटी शुरू की है, वो टीवी पे भी देते हैं, इश्तिहार में भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अच्छा, आज के जो क्रिटिक्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या उन्होंने कोई 50-60 या 100-200 फिल्में देखी होनी चाहिए, उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, या कोई भी आज मुंह उठा के ब्लॉग बनाए और बैठ के फिल्मों के बारे में रिव्यूज़ देना शुरू कर दे कि ये फिल्म ऐसी है, ये फिल्म ऐसी है? मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ ना जहनों को, वो आज के क्रिटिक्स हैं, वो आज के एंकर्स हैं, जो टीवी पर बैठकर जनाब वो एक दूसरे से बहस शुरू कर देते हैं और अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। हराम है जो उनको किसी चीज़ का पता होता है, वो ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्रिटिक होना, क्रिटिक जो होता है सही होता है, वो अगर राइटर तो राइटर से बड़ा जहन होता है उसका, कि जिस चीज़ तक राइटर नहीं पहुँचता तो वहाँ तक क्रिटिक पहुँचता है। लेकिन हमारे क्रिटिक क्या है, फिल्म सुपरहिट हो गई है तो आप बाहर आकर फिल्म पत्नी क्यों चल रही, फिल्म तो कुछ नहीं, ये तो कोई तनकीद नहीं है। जो फिल्म कुछ नहीं तो चल क्यों रही है भाई? बिल्कुल ऐसे। और अगर चल रही है तो तुम उसकी खूबियाँ देखो, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं देखते। तो इसलिए मैं नहीं समझता, मैं तो क्रिटिक की बात सुनने कायल नहीं हूँ, इस आज के दौर का कोई भी क्रिटिक हो। सर, कोई अदबी बैठक, कोई कॉफ़ी हाउस, कोई चाय स्पॉट, कोई इस तरह की बैठक होनी चाहिए जहाँ पे मेरे जैसे या कोई और यंग लोग हैं जिनको आप जैसे बड़े लोगों से फैज़ मिल सके, कोई सीखने को मिल सके। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए? ऐसा करता हूँ, बैठक मैं बना देता हूँ, चाहे आप सप्लाई कर देते कर दे, वहाँ बैठ, मैं हाजिर, आप मौका दे हमें। असल में मैं आगे बात की ना कि इस दौर की सबसे जो बुरी ईजाद है वो मोबाइल है। इस मोबाइल ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। मुझे याद है हम जब किसी के घर जाते थे ईद मिलने तो खुद जाते थे, खुद जाकर काट देते थे। यार वो अब कोई ईद ना मिलने आता है, ना हम किसी को मिलने जाते हैं। अब मोबाइल पर, अब तो शादी भी, यार मेरे बेटे का वलीमा आ जाना, वो मैसेज आ जाता है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, हम भी चले जाते हैं और हम भी क्या करते हैं, लिफाफा पकड़ा के कहते हैं यार मेरी शूटिंग है, मैं जा रहा हूँ। तो ये जब सिलसिला हो जाए तो आप यकीन करें, ये वही बात आ गई है कि सड़क पर एक आदमी एक्सीडेंट लगा हुआ गिरा है तो देखने वाले सब गाड़ी रोक कर देखेंगे, उसके बाद गियर लगा के चले जाएंगे। तो आप जिस तरह कहते हैं कि तजर्बे का नेमुल बदल नहीं होता, तो वो विरसा, वो तजर्बा कैसे मुंतकिल होगा? वो अल्लाह इनको तौफीक दे। जब तक वही बात है, जब करीब आएगा किसी के तो कुछ लेकर जाएगा। मौलवी वो है ना, मौलवी हल शुद्ध हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। तो किसी का ग़ुलाम होना पड़ता है मालिक बनने के लिए। किन किन अल्फाज में नासिर अदीब को दुनिया याद रखेगी? मेरे हिसाब से मेरी कोशिश ये है कि ये लोग बेशक न कहें कि नासिर अदीब बहुत अच्छा राइटर था, सिर्फ इतना कह दें अच्छा इंसान था, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छा, आप शायरी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी कोई शौक़ नहीं। एक नज़म लिखी थी वो, जब मैं अभी राइटर नहीं बना था, वो कश्मीर के मौजू पर थी, तो वो था, उधर देखो मेरी माँ आज फिर कोहसार के पीछे, कुफर के आहनी पंजे में नीले आसमां नीचे, कोई नाहीद चीखी है, कोई कासम दहाड़ा है, मुझे जाने दो माँ देखूं तो किसने सर उभारा है। वो देखो सैकड़ों माएँ इशारों से बुलाती हैं, कटे बाजू बुरीदा सर हैं बेटों के दिखाती हैं, खड़ी हैं ममता की लाश पर और जिगर पारा है, अब पीछे हट नहीं सकते जुबान पर फिर भी नारा है, मुझे जाने दो माँ देखो तो किसने सर उभारा है। ए पहली और आखिरी इतनी शायरी सी मेरी। जितनी अच्छी शायरी आपने जो सुनाई है ना, मैं तो आपसे ये अपील करूँगा कि आप इसको, जो शायरी को ना, आप ज़रूर कंटिन्यू रखें ताकि लोगों को एक और अच्छी शायरी सुनने को भी मिले। मेरा एक शागिर्द है, उसका नाम इमरान अदीब है, वो शायर भी है, वो सिंगर भी है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, वो कहानी नवीस भी है, वो डायरेक्टर भी है। एक दिन मैंने उसे बिठाया और उसे मैंने कहा कि एक दफ़ा शेख सादी जा रहे थे तो बतख ने उनसे रोक कर शिकायत की कि आपने अपनी किताबों में हर परिंदे का जिक्र किया, मेरा नहीं किया, हालांकि मैं हर परिंदे से अच्छी हूँ। उन्होंने कहा भी तेरे अंदर क्या खूबी है? कहने लगी मैं हवा में उड़ भी सकती हूँ, पानी में तैर भी सकती हूँ, ज़मीन पे चल भी सकती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि ना तू ज़मीन पर चीते की तरह दौड़ सकती है, ना फ़िज़ा में उक़ाब की तरह उड़ सकती है, ना पानी में मछली की तरह तैर सकती है। काश तेरे अंदर एक खूबी होती और कमाल की होती, मैं जिक्र करता। तो वो मैं अपने असिस्टेंट से कहा करता हूँ कि यार एक मंजिल सेलेक्ट कर लो, कमाल बन जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, बाकी चीज़ें छोड़ दो। उसने मेरी बात नहीं मानी और अभी तक वो घुमन घेरी में है। अल्लाह ताला करे कि उसको ये समझ आ जाए। अच्छा, आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट की फिल्म रिलीज़ होने से पहले आपने 100 करोड़ की गारंटी दे दी। ऐसा आपने उसमें क्या देखा? बिलाल ने मेरे से पूछा फिल्म देखने के बाद कि कैसी लगी। मैंने कहा बिलाल, ये फिल्म अगर 100 करोड़ पाकिस्तान में नहीं करती तो मेरी तरफ से ये फिल्म फेल है। अच्छा। ये जुमला मैंने बोला था। तो बिलाल ने कहा कि हाँ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं ना हो सके, सारा ओवरऑल मिला के शायद 100 करोड़ हो जाए। मैं कहा बिलाल फिर फिल्म फेल है। अच्छा। इसे पाकिस्तान में 100 करोड़ करना चाहिए। फिर उसने मेरे से वजह पूछी। मैंने कहा इसको 4 प्लस पॉइंट हैं जो आज तक किसी फिल्म को नहीं मिले। पहला प्लस पॉइंट ये है कि ये मौला जट का सीक्वल है। इसे वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने पहली मौला जट देखी, और आजकल वो फिल्में नहीं देखते लेकिन इसे देखेंगे। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसे इलियट क्लास देखेगी, इसलिए कि यार ये जो एक्टर ने पंजाबी कैसे बोली। तीसरे इसके प्लस पॉइंट ये है कि इसको वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी, वो भी इस फिल्म को देखेंगे। तो मैंने कहा जिस फिल्म को इतने प्लस पॉइंट हो वो 100 करोड़ ना करे तो फिर वो कुछ भी फिल्म नहीं है। आप फिल्म में गानों पे जोर देते रहे, लेकिन बिलाल ने फिल्म के अंदर गाने नहीं, वो नहीं डालना चाहता। हाँ, वो नहीं डालना चाहता था और मैं समझता हूँ कि उसका डिसीजन सही था। उसका एतमाद की मैं दाद देता हूँ। उसने कहा कि ना सब लोग गाना नहीं मांगेंगे। मैं कहा मांगेंगे, कहता नहीं मांगेंगे। लेकिन किसी ने नहीं मांगा गाना। अच्छा सर, आपके साथ ना एक रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी कोई एक नाम आएगा, उसके बारे में जो चीज़ आपके जहन में पहली आए, कोई जुमला कोई अल्फाज आप कहना चाहें वो आपने कह दें। पहला जो नाम है निज़ामुद्दीन साहब। बहुत अच्छे, उनकी ज़ुबान में जो असर था वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा। अनवर कमाल पाशा साहब। कमाल के डायरेक्टर और कमाल का कॉन्फिडेंस था उनका। सैफुद्दीन सैफ साहब। सैफुद्दीन सैफ एक ऐसा हीरा था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, जो पता नहीं क्यों नहीं चमक सका उतना जितना उसे चमकना चाहिए था। उनकी करतार सिंह फिल्म देखने के बाद मैं समझता हूँ कि इतना कंप्लीट राइटर बहुत कम पैदा हुआ है। मसरूर अनवर साहब। बहुत अच्छे शायर थे। परवेज़ मलिक साहब। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। हसरत लखनवी। हसरत लखनवी साहब की मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, इसलिए मैं उन पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि वो भी बड़े नामों में शामिल है। वारिस लुधियानवी। कमाल का, पाकिस्तान के कल्चर का सही राइटर हज़ीन कादरी साहब के बाद अगर कोई था तो वारिस लुधियानवी था। हज़ीन कादरी साहब। हज़ीन कादरी वो राइटर थे जो पंजाब को मेरे से भी ज़्यादा बेहतर जानता था। तनवीर काज़मी साहब। तनवीर काज़मी एक बागी कलम का बुनियाद रखने वाले पंजाबी के राइटर थे। उन्होंने हमेशा गरीब की आवाज़ को आगे बढ़ाया। हसन अस्करी साहब। हसन अस्करी साहब एशिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर है। सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब कमाल के आदमी हैं। इतना खुश अखलाक इंसान है कि उसे देखकर काफर भी मुसलमान हो जाता है, लेकिन ख़ुद पत्नी क्यों मुसलमान नहीं हो। बशीर नियाज़ साहब। दुर्वेश राइटर था। अच्छा। खलीलुर रहमान कमर साहब। दबंग राइटर है जी, और इंतहाई मुअद्दब मगरूर है। बिलाल अशारी साहब। बिलाल अशारी को मैंने बड़े करीब से देखा है। इतना अजीब व गरीब किस्म का इंसान है कि आपकी सोच होगी वो पता ही नहीं चलता कि ये बिलाल अशारी है। सुल्तान राय साहब। सुल्तान राय तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वली था। हुमायूं सईद। उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की है और कर रहा है, अल्लाह करे अपने सज़म पर कायम रहे। फवाद खान। फवाद खान एक बेहतरीन और सुपरस्टार आदमी है और अपनी कीमत लेना जानता है और अपना मकाम भी बनाना जानता है। हमजा अली अब्बासी। एक ऐसी शख्सियत है जो कुछ अरसा घुमन घेरी में रहने के बाद अब सही रास्ते पर आ गया। मौसीकी। पुरानी मौसीकी हम सुनते थे, हमें सुकून आ जाता था। आज की मौसीकी हम सुनते हैं, जब बंद होती है तो हमें सुकून आ जाता है। किताब बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये रस्म मेरे अल्लाह ने डाली है, जब भी किसी कौम के अखलाक को संवारने की बात आती है वहाँ एक किताब भेजता है। तनकीद जायज़ हो तो ज़रूर करनी चाहिए, नाजायज़ तनकीद करना गुनाह है। नासिर अदीब साहब। नासिर अदीब एक ऐसा राइटर है जिसको मैं समझता हूँ कि अभी बना नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ। शायद उसको
अभी कमी है उसमें। अच्छा सर, आप कहते हैं कि मैं पौने 18 साल का नाबालिग बच्चा हूँ, तो आपकी मेमोरी का हम थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। मैं डायलॉग बोलूँगा, आपने किरदार और फिल्म का नाम बताना और डायलॉग को पूरा करना है। कत्ल ते होन गए रोशना, ये डायलॉग किसका है, किरदार कौन था? ते वो भी होंगे जिन्ना जम के साडा दुश्मन बनना। हाय 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 हाय, ये किसने बोला था? ये सुल्तान राय ने बोला था वैशी जट में। ठीक हो गया। एक दूसरा डायलॉग, मुखो जो है, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਕਿਆ था? रोशन जट। एक और डायलॉग है, मोती डोगर तो लेके मुल्क दे मुनसफा तक। चंद वरियाम का डायलॉग है, ये तो मैंने पता है, लेकिन अगला जुमला मैं भूल गया। और ये मैं आपको बताऊं कि अपने डायलॉग में अक्सर लेके भूल जाता हूँ। चले मैं ये पूरा कर देता हूँ। मैनू दुश्मन ही दुश्मन नजर आए ने। अच्छा। ऑर्डर सिर्फ अल्लाह दा, कानून सिर्फ कमली वाले दा। ये आदम सुल्तान ने अदालत में बोला हुआ है। पूरा डायलॉग करें। अगो मैं नहीं पता हूँ, बहरहाल इतना मुझे याद है। चले ये मैं पूरा कर देता हूँ। ऑर्डर सिर्फ अल्लाह दा, कानून सिर्फ कमली वाले दा। अपने कानून नालो या साडे कुरान नाल। तेरी माँ बन के मैं ते अपना पुत्र भुल गई हाँ। लैजेंड ऑफ मौला जट दा डायलॉग। कहंदी मैं तेरे लिए अपने सक्के पुत्र नूं भुल गई, तू साडे लिए कोट मिठन दियां 2 कबरां ना भुल सके। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया। मुझे पर्सनली आपसे, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक नन्हा पौधा जो अपनी जड़ें निकालता है, वो एक तनावर दरख्त के साथ बैठा, और वाकई मुझे लगा कि मैं एक ऐसे तनावर दरख्त के साथ बैठा हूँ कि जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं और उनको भी जो है वो देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे राइटर अवैस रज़ा कैस साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो सवालात आपसे पूछे? मुझे ये उम्मीद है कि ये सवालात किसी ने आपसे पूछे नहीं होंगे। देखें जी, जो उनके जो सवाल थे उन्हें सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि मुझे बोलने का बहुत मौका मिला, वरना रूटीन के सवाल का जवाब दे दे के मैं बाज़ दफ़ा खुद ही मुख्तसर कर देता हूँ और मज़ा नहीं आता। तो ये अच्छी सोच है और मेरी दुआ है कि वो जब लिखे तो फिर भी उसमें ऐसी ही नई बातें लिखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे साथ जो इंटरव्यू देख के अच्छा लगा होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।